बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, ये वक्त दुनिया और पाकिस्तान दोनों के लिए ही गैर यकीनी सूरत हाल का है। मशरिक़ वुस्ता में हालात एक बार फिर कशीदा हो चुके हैं और अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। और खबरें ये आ रही हैं कि अमरीका 24 घंटों के दौरान ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान में 50 के करीब अहदाफ निशाना बनाए जा सकते हैं, जिनमें पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर और ईरानी फौज के कई अड्डे शामिल हैं। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता की तरफ बढ़ रहा है और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों से एहलकारों को निकाला जा रहा है। कई ममालिक ने अपने सफारती अमले और शहरियों को ईरान से वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान ने अपनी फजाई हुदूद हर किस्म की परवाजों के लिए बंद कर दी है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी सामने आ रहे हैं। वो एक तरफ ईरान पर सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई की बातें कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि अमरीका ईरान के रवैये को देखेगा और फिर फैसला करेगा। ट्रंप का यह कहना कि अगर ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ तो अमरीका सख्त रद्द अमल देगा। खित्ते के ममालिक भी इसी सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए अपनी सरजमीन या फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब का भी यही मौक़िफ़ है। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर हमले से गुरेज का मशवरा दिया है। इस कशीदगी का असर आलमी तेल की मंडी पर भी पड़ा, जहां कीमतों में अचानक इजाफा हुआ। और आलमी हालात की इस कशीदगी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल भी सवालात से भरी हुई है। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई और अपोजिशन लीडर बनाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, ताहम अभी ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या ये फैसला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तरफ पहला कदम बन सकता है। महमूद खान अचकज़ई के लिए बतौर अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्या कि वो मुख्तलिफ जमातों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। इसी सियासी मंजरनामे में एक नई पेशरफ्त ये भी सामने आई कि मारूफ सहाफ़ी इकरार उल हसन ने सियासत में आने और अवाम राज तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया। सवाल यह है कि क्या ये सहाफ़त से सियासत में आने वाला तजुर्बा कामयाब भी हो पाएगा या नहीं। इन तमाम हालात के दरमियान हुकूमत ने नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाने का फैसला किया। 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए डिज़ाइन वाले नोट लाने की तैयारी हो रही है। सवाल तो ये भी है कि क्या नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाने से वाकई काला धन सामने आएगा या सिर्फ एक इंतजामी तब्दीली साबित होगी। रिजवान रजी साहब इस सारा मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे आगाज़ करते हैं रिजवान रजी साहब। रजी साहब, पिछले 24 घंटों से अमेरिका समेत इस पूरे खत्ते में खासी टेंशन है कि अमेरिका का अगला स्टेप होगा क्या। बरतानवी मीडिया ले लें, अमेरिकी मीडिया ले लें, रॉयटर्स ले लें, इसके अलावा दीगर यूरोपियन साइड की तरफ हम चले जाएं, सब कहीं ना कहीं अमेरिका की धमकियों के हवाले से बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये हमले की धमकी सिर्फ एक धमकी है या वाकई इस वक्त कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप से? देखिए, जो अभी माजी करीब के अंदर जो सूरत हाल रही है और उस सूरत हाल में जिस तरह से अमेरिका ने कुछ बमबारी की BV-52 बॉम्बर्स के जरिए और कहा कि जनाब हम जीत चुके हैं। पहले एक गलत इल्ज़ाम लगाया, जैसा कि इराक पर माजी में लगाया जाता रहा है। उसी तरह का इल्ज़ाम जो था वो ईरान पे लगाया, ईरान उससे इनकारी रहा और फिर उसको गुफ्तगू का झांसा देकर जिस दिन फाइनल राउंड होना था उस गुफ्तगू का, उस दिन अटैक करके उन्होंने ईरान के ऊपर ऐलान कर दिया कि हमने जो उनकी तरफ से डिक्लेयर किए गए एटमी असासे थे ईरान के, वो तबाह कर दिया। और इसराइल और अमेरिका दोनों वहां से फरार हो गए। अब भी अगर आप सूरत हाल देखें, थोड़ी सी उसमें तब्दीली है, उसका मैं जिक्र करता हूं। अब भी आप सूरत हाल देखें तो तकरीबन ऐसी ही नजर आती है। दोनों ने अपने खुद साख्ता खौफ को बुनियादी तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज कर दिया है, मुसल्लत कर दिया है। मैं ट्रंप साहब की और नेतन्याहू दोनों की बात कर रहा हूं। और वो उन्होंने खुद ही इल्जामात करे हैं, खुद ही इल्जाम लगाए हैं, खुद ही वो जज बन के उन्होंने फैसला दे दिया कि ईरान ये गलत काम कर रहा है। ईरान वो जगह भी दिखाने को तैयार है और उसके बैठ के बातचीत करने को भी तैयार है, लेकिन दोनों रोजाना उठते हैं और धमकी लगा देते हैं इसार राना की तवज्जो के लिए। राना साहब ये वो पागल हैं जो लोगों का सामान उठा के अपने घर में फेंक दे। यानी ट्रंप साहब बयान देते हैं एक, और तेल की मार्केट जो है वो उछल के छत को बजती है, और ठीक 4 घंटे के बाद देते हैं दूसरा बयान और तेल की मार्केट बैठ जाती है। इस वक्त इंटरनेशनल ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले या खेलने वाले लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं
कि ये शख्स कर क्या रहा है। नाइस को वो खेल रहा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नाइस को वो खेल रहा है, वो वीकेंड पे एक बयान देता है, मंडे को मार्केट डिफरेंस के साथ खुलती है अपसाइड या डाउनवर्ड, और सुनने में ये आ रहा है, मार्केट में से ये सुना जा रहा है कि ट्रंप और ट्रंप के हवारी जो है इससे मिलियंस ऑफ डॉलर बनाते हैं हर इस तरह के बयान के ऊपर। अब अगर तो उन्होंने तेल की मार्केट हिलाई है कि वो कमोडिटी मार्केट में से या उसकी इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड में से कुछ दिहाड़ी लगा सकें, तो वो तो गई है लग। एक तो उनका ऑब्जेक्टिव हो गया पूरा। दूसरी बात ये कि ईरान जो है उसने भी पिछले वाले मरहले से सीखा है और उसके पास भी पहले से कम से कम 4 गुना ज्यादा सलाहियत है इसराइल को या अमेरिका को जवाब देने की। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसी सूरत के अंदर ऐसी कोई हमाकत करेगा ट्रंप साहब की मौजूदगी में। ठीक है, चलिए पॉइंट आपको आगे, मैं मजीद इसको आगे लेकर बढ़ूंगी और तेल के बारे में जरा मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। राना साहब, 50 टारगेट्स रखे हैं अमेरिका ने, जिसमें पासदाराना इनकलाब का हेडक्वार्टर भी शामिल है और ईरानी फौज की 23 अड्डों की भी निशानदही है। खुदा न खास्ता अगर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग घूम जाता है और वो किसी किस्म के अटैक के हवाले से जो है ना कार्रवाई मंजर यहाँ पर लाते हैं, तो सर कल खबर आई कि सऊदी अरब ने भी मना कर दिया कि उनकी जो सरहद है या उनकी जो सरजमीन है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दस्तयाब नहीं है। तो फिर सर ये अटैक्स कहाँ से हो सकते हैं अगर फॉर इंस्टेंस इस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई भी जाती है? और आपको ये अभी तक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या महज अभी सिर्फ धमकियों से काम चलाया जा रहा है? एक तो तुसी ना मैनू सवाल पहले ही पोखा कहाँ से हो सकते हैं, मैं अब अमरीकी सिपाही तो हूँ नहीं, ठीक स्पाई इंग्लिश वाला। अच्छा है कि मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा, मुझे डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठवा ले कि इसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई। हालांकि मेरे CIA से हैं राब्ते बराह रास्त, लेकिन मैं एहतियात कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो और अपने भाई रज़ी की दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि अरब स्प्रिंग में जितने मुसलमान ताकतवर मुल्क थे उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, मुझे डॉक्टर साबिक सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने एक मुलाकात में बताया कि वो उम्रा कर रहे थे तो बांग्लादेश के वो क्या नाम है वो जो बड़े नामवर बैंकार भी हैं जिन्होंने वहाँ एक सिस्टम भी बनाया था कर्जे देने का। रज़ी साहब क्या नाम है उनका? यूनुस। कहते मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, ये अब मैंने अपने कानों से मुझे ये ऐसे बैठ के सुना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर यूनुस ने कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश में ये जो इसकी हसीना वाजिद की हुकूमत है ख़त्म कर दी जाएगी। और इस बात के 1 साल बाद ये सारा कुछ हो गया। मैं आई विटनेस हूँ, ये जुमला मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से खुद अपने कानों से सुना था। अमेरिका ने अब इस खित्ते में एक स्प्रिंग के नाम पे देखें, पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफ़गानिस्तान को तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, ठीक है, अब ये ईरान पे आ गए। और इस तरह दुनिया के अंदर कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क का सरबराह अवाम को उकसाए कि आप मुजाहरे करें और इमारतों पे कब्ज़े कर लें? या कोई दुनिया में ऐसा आपने पागल देखा है फनेटिक कि वो एक मुल्क के सदर को उसके मुल्क से अगवा कर ले और ख़ुद की अपनी तस्वीर देखे कहे कि ना वो आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ फला फला? तो ये बात आप समझ लें कि ईरान के एटमी जौहरी असासे इन्हें सोने नहीं देते और यही से मेरे कान खड़े होते हैं कि अगर ईरान का बचा खुचा यूरेनियम इनको हजम नहीं हो रहा तो वाहिद इस्लामी मुल्क जो एटमी कुव्वत रखता है वो इनके फूफी का पुत्र नहीं है, ठीक है ना। और मेरा ये गुमान है और रज़ी भी इस बात पे काफ़ी दिनों से वो हैं कि अल्लाह ना करे कि इसके बाद ये पाकिस्तान का रुख करे। सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। मुस्लिम ममालिक को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अच्छा है सऊदी अरब ने इस पे वाज़ेह स्टैंड लिया है और वो इस की कहीं हिमायत नहीं कर रहे। बाकी कुछ ममालिक मुस्लिम ममालिक ने भी लिया है। इस रूस और चीन से अब तवक्को लगानी छोड़ दें, ये फोके पहलवान है। ये सिर्फ ना क्या नाम है रानों पे हाथ मार मार के बड़के मारने वाले पहलवान है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो बाकी पाकिस्तान की इस टाइम पाकिस्तान ने भी आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम किसी किस्म की इस तरह के पागलपन के अंदर हिस्सेदार नहीं बनेंगे, ना अपनी ज़मीन फ़िज़ा को इस्तेमाल होने देंगे।
तो दुनिया ने बहरहाल रिएक्ट तो किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान कर लेता है दिमागी जनूनी तौर पे, फिर उस पर पूरा करने के लिए चाहे उसे खुद अपने हाथों को आग लगानी पड़े वो लगा देता है, जैसे उसने दुनिया के अमन को लगा दिए। तो अल्लाह रहम करे इस खित्ते के ऊपर। ठीक है रजी साहब, जिस तरह से बरतानिया ने ईरान से सफारती अमला निकाल लिया, भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई। सर, ये एडवाइजरी तो इस बात की तरफ इशारा देती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये तहैया कर चुके हैं कि उन्होंने अटैक करना ही करना है। आज करते हैं, कल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क पर। लेकिन सर, साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है अरब मीडिया से कि अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा मशरिक वुस्ता भेजा जा रहा है। सर, एक तो उनका बहरी बेड़ा जो है वो मुस्तकलन ही खलीज फारस के अंदर खड़ा रहता है। अच्छा। ये बात तो हमें एक वो और भेजा करते हैं जो पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान और ओमान के दरमियान आगे खड़ा होता है। तो यूं 2 बहरी बेड़े जो हैं, 8 हैं टोटल मेरा ख्याल उनके, उनमें से 2 वो इधर तैनात कर देते हैं थ्रेट करने के लिए। लेकिन मेरे पास जो खुशाइन बात है वो ये है कि एक तो अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर ज्यादातर अपने फौजी अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वो पॉसिबल रिएक्शन को मैयर कर रहे हैं कि क्या आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सऊदिया और कतर दोनों ने कहा है कि भाईजान हमारी जो स्पेस है वो किसी भी अमेरिकी या इस्राएली हमले के लिए इस्तेमाल हुई तो हम उसको मार गिराएंगे। ये पिछली दफा नहीं था, ये बहुत बाद में स्टेटमेंट आई थी, ये अभी आ गई है, नंबर 1। अच्छा, इसमें जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने यह ऐलान किया था कि अगर हम पे हमला हुआ तो खित्ते के अंदर कोई भी अमेरिकी फौजी मरकज या अड्डा नहीं बचेगा। मतलब इररिस्पेक्टिव कि वो किस मुल्क में वाक़या होगा, हम उसके ऊपर मिसाइल मारे ही मारे। तो ये भी अपनी जगह के ऊपर आ गया। तो मुझे ये लगता है कि अब ट्रंप साहब जिस लेवल पे इसको ले जा चुके हैं, एक इसमें बात पिछले 24 घंटे में मुझे लगता है कि सबसे मुस्बत हुई है, वो ये है कि ईरान के अंदर जो मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे थे, वो साहब जो हैं, इरफानी उनका नाम है, उनकी फांसी का फैसला दे दिया था। आज सुबह उनको फांसी होनी थी, नहीं हुई, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इसका मतलब यह है, और ट्रंप साहब ने आपको याद है धमकी दी थी कि अगर इसको फांसी दी गई तो हम उसी वक्त हमला कर देंगे। इसी बुनियाद पे मीडिया ने कहा था कि ना ईरानी मौलवियों ने बाज आना है फांसी देने से, ना अमेरिका ने टलना है। तो ईरान ने उनको इरफानी साहब को फांसी नहीं दी, और इसका मतलब अमेरिकी हमला भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलसिला जुर्बानी तो मौजूद है, और जब तक ये राबते रहते हैं तब तक लड़ाई का इम्कान जो है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये फांसी जो टली है ये हो सकता है बुनियाद बने इस टेंशन को डीएस्केलेट करने। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान की जानिब से भी, दफ्तर खारजा की जानिब से भी ठोस वाज़ेह मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फिजा इस्तेमाल ना होने देने के मौक़िफ़ पर कारबंद है। हाल ही में हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए अमरीकी वीज़े जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद भी कर दिए जाते हैं, जिस पर हमारे तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका को अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी करने के हवाले से एक रिक्वेस्ट जो है वो भी प्लीड कर दी है। किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं आप इन दोनों खबरों को? एक तरफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर सामने रखना, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जो है वो अमरीकी वीज़े बंद भी कर देना। वो पाकिस्तान की जिसके गुण गाते और तैयारे गिराते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं हैं, लेकिन वो भारत जिसको वो टीज करते रहते हैं 8 तैयारों के नाम से, सर उसके लिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है, उनकी वीज़े, उनकी इमिग्रेशन हो रही है। देखिए, मैं ये बात बहुत अरसे से मुसलसल कह रहा हूँ कि अमेरिका और ख़ास करके ट्रंप पे ट्रस्ट करना कतन एक अहमकाना सा फेल है। वो तैयारे गिराने के हमारे कहानियाँ सुनाता है, टैरिफ भारत के बजाय 25% अब हम पे लगा दिया उसने। फिर उसका भारत का नाम नहीं है, हम पे क्या कहते हैं वीज़े की पाबंदियाँ लगा दी। तो आखिर में जाके जो बिल्ली थैले से बाहर निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि बिल्ली नहीं है, कुछ और ही बीच में से निकल आया है। अच्छा। और यही वो मेरा खौफ है, डर है, जिसको मैं इजहार बार बार करता हूँ। ये बहरी बेड़ा तो तब भी चला था
जब पाकिस्तान और इंडिया की कतर में जंग हो रही थी और हम मुसलसल पढ़ रहे थे कि अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है वो चल पड़ा है, और वो नहीं चल पहुंचा था। तो पहली दफ़ा अमेरिका हमारे साथ हाथ नहीं करेगा, उसने पहले भी इसी तरह हमारे साथ हाथ किया हुआ है। सो हमें अमेरिका के ऊपर ये देखें ना, वीज़े के ऊपर जो पाबंदी है उससे दायरे 75 और ममालिक भी हैं, लेकिन हम तो उसके लाडले हैं, हम तो उसके प्यारे हैं और हम तो उसके हीरो हैं। हमें तो नहीं ना उसे शामिल करना चाहिए था। लेकिन आप देखिएगा कि जब भी सैंक्शंस की बात आती है, पाकिस्तान का नाम एट द टॉप होता है अमेरिका की जानिब से। और पिछले 3-4 दफ़ा देख लें, जब उसने सब कई ममालिक की वो बंद की इमदाद, तो पाकिस्तान उसमें सबसे पहले शामिल था। ये भी तो इन सारे वाक़यात को अगर आप सामने रखें तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अमेरिका के सामने खड़े हो जाए, हम ना इतने जोगे हैं। मैं बिल्कुल क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हम वेंटिलेटर पे और अमेरिका में ऑक्सीजन देता है तो अन्नदाता है हमारा भाई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कौमी गैरत के तहत हमें अपनी पॉलिसीज़ को एक दफ़ा डिटरमिन करना चाहिए। और इस मौके पे ईरान को मसलहतन भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने ईरान को मसलहतन अकेला छोड़ा तो कल को हम अकेले रह जाएंगे। सही। रज़ी साहब, जो आप अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों की गिरावट और उनकी एक बार फिर से फ्लक्चुएशन के हवाले से, सर हम तो ईरान से बराह रास्त तेल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इस किस्म का कोई फैसला हो जाता है जिससे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर जाती हैं, फ़ायदा या नुकसान पाकिस्तान को किसी भी सूरत में हो सकता है और क्या? देखिए, अगर तो कीमतें कम होती हैं तो जाहिर है फिर हमें भी सस्ता तेल मिलेगा। कैसे? वो इसलिए क्योंकि ईरान से तो हम नहीं ले रहे ना। नहीं, दुनिया में ग्लोबल मार्केट प्राइस जो है ना तेल की वो कम होगी तो पाकिस्तान का भी उसको बेनिफिट मिलेगा, और कीमतें अगर बढ़ेंगी तो उसका पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो एक साइड है, यानी कि जो अमेरिका की मुखालिफ साइड है, वो चाहती है कि तेल की कीमतें बढ़ें। अच्छा। और उसकी बुनियादी तौर पे सरखेल जो हैं वो रूस बहादुर है, और रूस का कहना है कि तेल बढ़े, तेल की प्राइसेस बढ़े ताकि उसको रेवेन्यू मिले और वो यूक्रेन की जंग में ज्यादा बेहतर तरीके से रूबे अमल आ सके। अमेरिका बहादुर ने तेल की प्राइसेस को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है कि एक मुल्क पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया ना वेनेजुएला पे, कि वेनेजुएला की इनकम, ईरान की इनकम और रूस की इनकम जो है वो डिपेंड ही करती है तेल के ऊपर। लिहाजा तेल की प्राइसेस को मिनिमम कर दिया जाए ताकि ये लोग जंग का या अमेरिका के खिलाफ किसी भी किस्म की मुजाहमत का या कोई हथियार खरीदने का या जहाज खरीदने का सोचे भी ना, क्योंकि इनको अपनी डाल दी जाए, ऑयल प्राइसेस को इतना कम कर दिया जाए। तो ये इस वक्त ग्लोबल लेवल के ऊपर एक जंग चल रही है। हम सिर्फ उसके तमाशाई हो सकते हैं, ना हम तेल पैदा करते, ना तेल को प्रोसेस करते हैं, ना उसे ट्रेड करते हैं। हम तो एंड यूजर होते हैं। हमारे तेल के ऊपर जो कमीशन खाया जाता है वो उस वक्त अदा हो जाता है जब तक उस तेल के से लदे जहाज ने अभी पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर दाखिला नहीं किया होता। इसार राना, ये मैं बड़े एक, जिस तरह का आपने नाम लिया है ना कि आपने किसी बड़े जिम्मेदार शख्स के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुंह से सुना है, मैंने भी किसी ऐसे ही लेवल के बंदे के मुंह से सुना। उसने कहा कि हमारा जो कमीशन होता है, जो किकबैक्स होते हैं हमारे ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर, वो उस वक्त अदा हो चुके होते हैं जब तक अभी वो पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल नहीं हुआ होता वो जहाज। तो इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज जब मुलव्वस हैं इसके अंदर, तो मुझे और आपको तो कुछ नहीं मिलने लगा ये तेल की फ्लक्चुएशन प्राइस से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि ट्रंप साहब अमेरिकन मार्केट के भी, कमोडिटी के भी और स्टॉक के भी बहुत बड़े प्लेयर, ये बात अपनी जगह पे रहे, और उन्हें इस तरह से कमाने की आदत है। जो प्रॉपर्टी के अंदर डील करता है, whosoever it may be, वो स्टॉक मार्केट भी साथ में खेलता है, ठीक है, और वो हर अपॉर्चुनिटी से कमाना होता है। उसकी माइंडसेट, जो प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट वाले की माइंडसेट जो है वो जुआरी की माइंडसेट हो जाती है। वो तो इस बात पर भी शर्त लगाना शुरू कर देता है कि अब मेरे रजी के बाद इसार राना बोलेगा तो कितने मिनट बोलेगा, इस पे भी शर्त लगा लेता है वो। ठीक, मतलब इस वक्त वही बात है कि इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पावर के हवाले से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप
جو ہے نا معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار وہ براہ راست اپنے لیے یا امریکہ فرسٹ نہیں سوچ رہے, شاید وہ اس خطے میں اسرائیل فرسٹ کے حوالے سے جو ہے نا اپنی منوپلی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے اور پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پاکستان کی سیاسی صورتحال میں اس وقت تبدیلی کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر ہونے کی تعیناتی کے لیے جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ مکمل ہو گئی. یہ تبدیلی اس اعتبار سے ہے کیونکہ ایک طویل عرصے سے ہمارے پاس قومی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن لیڈر ہے ہی نہیں. یہ یوں کہہ لیجئے کہ نامزد تو تھے لیکن ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہا تھا. چند روز پہلے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں بیرسٹر گوہر صاحب اور عامر ڈوگر صاحب کی ملاقات ہوئی ان سے, اور معلومات یہ حاصل ہوئیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن سامنے آ جائے گا. اب چونکہ ضابطے کی کارروائی تو ہو چکی ہے, لہٰذا کتنی جلدی یہ نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے, یا اس میں بھی ابھی مزید کوئی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیجیے کہ ٹائم لگے گا, تعطل کا شکار ہو سکتا ہے, یا 8 فروری تک یہ معاملہ لٹکایا جا سکتا ہے. اسحاق رانا صاحب, اگر تو ضابطے کی کارروائی مکمل ہو گئی ہے تو پروسیجر کیا کہتا ہے سر؟ کب تک نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو جانی چاہیے؟ پھر دوسرا یہ کہ پھر اسے سمجھیں گے کہ مذاکرات کی طرف یہ پہلا قدم ہے حکومت کی طرف سے. اچھا, ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں آئین اور قانون کے مطابق کسی کا حق ہوتی ہیں وہ بھی دیتے ہوئے ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ شرط ہے؟ ہم تمہیں جینے دیں گے لہٰذا تم ہمارے ساتھ ہماری مرضی کے مطابق رہو. ہم تمہارا اپوزیشن لیڈر جو آئین کہتا ہے وہ ہم آپ کو حق نہیں دیں گے, نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں یہ مانے کہ ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں. کیسا ایک نظام ہے یہ جس کے اندر وہ چیزیں جو ایک پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہیں وہ بھی ہم شرائط کے طور پہ رکھ رہے ہوتے ہیں یا بلیک میلنگ کے طور پہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کا نہیں بننے دیں گے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. تو پھر یہ نظام کی کیا اہمیت وہ رہ گئی ہے؟ اگر جو پروسیجر آئین اور پارلیمنٹ اور پارلیمان کے مطابق ایک روٹین کا حصہ ہونے چاہیے وہ بھی ہم نے اس طرح بنا لیے ہیں کہ ہم اس سے اپنی مرضی اور اپنے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو مجھے تو I'm least interested کہ یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہو بھی جائے گا تو پارلیمنٹ نے کون سی دن کر لی ہے بھائی؟ پارلیمنٹ نے کیا پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے؟ لیکن سوائے خود اپنے کہنے میں جو کہ نومینی ہیں, نومینیٹ کیے گئے ہیں صرف اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کلوز رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی بھی, آج تک ان کے گڈ بکس کا حصہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فور انسٹنس اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, تقرری ہو جاتی ہے, تو ایک نیا مساق جمہوریت کا جو پلان ہے وہ منظر عام پر آ سکتا ہے, ون ون سچویشن ہو سکتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہیں ہی اب, لیکن وہ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بڑے دیرینہ ان کے تعلقات رہے ہیں سر سیاسی اعتبار سے. نہیں دیکھیں, سیاست کے اندر نا ویسے تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی یقیناً, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس پاکستانی جو جمہوری نظام ہے یا سیاسی سسٹم ہے جس کو خود حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے, ان کی مہربانی وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں, تو اتنے ہی کہہ دیتے ہیں بڑی مہربانی ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کے سیاسی استحکام ان سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ تو جب فیصلہ ساز یہ طے کر لیں گے کہ انہوں نے ایک میجر سیاسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ کو چھوٹ دینی ہے تو چھوٹ مل جائے گی, اور اگر وہ کہیں گے کہ نہیں دینی تو نہیں ملے گی. عمران خان کو چھوٹ ان سیاسی جماعتوں نے نہیں دینی, شہباز شریف, نواز شریف, زرداری نے نہیں دینی. عمران خان کو چھوٹ ملنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو دے دے گی, اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو نہیں دے گی. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب اور اچکزئی صاحب کے بڑے تعلقات تھے, تو نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کو کہتے کہ میرا دوست آ رہا ہے, اس کے لیے مینار پاکستان بند نہ کرو, وہ جہاں جا رہا ہے وہاں پولیس بھیج کے سامان نہ اٹھواؤ, اگر ان کے اتنے ہی آپس میں تعلقات ہوتے تو. چلیں اس تعلقات کے حوالے سے میں ذرا رضی صاحب کی بھی رائے لے لیتی ہوں. رضی صاحب, تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے نواز شریف صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے درمیان؟ وہ لوگ بات ہے کہ سیاسی نظریات کے اختلاف اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے نزدیک آپ کی رائے کیا ہے سر؟ یہ آپ کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مطلب
तकरीरी? देखिए अचकजई साहब जो हैं उन्होंने गवर्नरशिप एंजॉय कर रखी है, वो अपनी फैमिली से बाहर की सियासत पे बिलीव ही नहीं करते। गुज़िश्ता असेंबली के अंदर 8 उनके अरकान फैमिली जो थे उनकी पार्टी के नाम के ऊपर पार्लियामेंट का हिस्सा थे, भाई गवर्नर भी थे, बहनें भी कुछ थीं, बहुएं भी कुछ थीं, तो बेटे भी थे, वो सारा कुछ उन्होंने एंजॉय किया हुआ है। और इनके एक भाई जो थे वो अफगानिस्तान में कंधार के पुलिस चीफ भी लगे हुए थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज है। मैंने कहा कि ये मैं साथ में अर्ज करता चलूं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन बुनियादी तौर पे ये है, हम उसको समझे बगैर, और ये एक बकायदा आदत सानिया बन गई है हमारे कुछ अहबाब की, हम दौड़ पड़ते हैं नताइज अखज़ करके और उसके ऊपर पूरा चांद ला के सजा देते हैं। देखिए अचकजई साहब एक सीट के रुकने कौमी असम्बली, जबकि लीडर ऑफ द अपोजिशन नामजद होना है जो है वो जो दूसरी बड़ी मेजोरिटी पार्टी, ठीक हो गया। तो अचकजई साहब जो हैं वो एक्चुअली अपने बिरते के ऊपर तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं हो सकते। पीटीआई ने कहा कि जी हम भी अपना वजन इनके पलड़े में डालते हैं हाउस के अंदर। स्पीकर ने कहा कि आप आगे तस्दीक कर दीजिए। अब जनाब ये तस्दीक करने के लिए डोगर साहब और गौहर भाई जो थे वो गए वहां पे स्पीकर साहब से, और उन्होंने स्पीकर से कहा कि जी हम बकायमी होशो हवास, ये जो 82 लोगों का या 85 लोगों का ग्रुप है वो कॉल लीडर ऑफ द अपोजिशन इनकी हमायत का ऐलान करते हैं। आप अगर इलेक्शन करवा लेंगे तो इजाजत दे, मैं यहीं पे एक सवाल ले लूं। सर, आपने जो भी ये सारा मामला बताया है, स्टोरी कि भी वो गए, बातचीत हुई, उसके बाद अगर नोटिफिकेशन निकल आता है तो आपको लगता है कि सर मुज़ाकरात की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे दोनों फरीक? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैंने एक हुकूमत के जिम्मेदार को ये मैसेज किया कि इसके ऊपर आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जी। तो वो काफी ज्यादा जिम्मेदार हैं और मीडिया पे अक्सर उन्हीं की ही शक्ल नजर आती है पीएमएलएन की तरफ से। उन्होंने कहा ये ज्यादा बेहतर है कि अयाज सादक साहब के ताल्लुकात मेरे से ज्यादा अच्छे हैं आपके, आप उनसे पूछें। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उन्हें फोन काट मारा, मैंने कहा कि अयाज सादक साहब तो रेफरी है, मतलब मैच रेफरी है, मैच तो दोनों टीमों ने लड़ना है। उन्होंने कहा नहीं, वो इस वक्त जो है वो सारे इन मामलात को चला रहे। इन्होंने धमकी भी लगाई उनको, अचकजई साहब ने याद सादक साहब को धमकी दी और कहा कि जी हम इनको फिजिकली मारेंगे। और फिर याद सादक साहब ने उनके साथ जो था उनको स्पीकर की कुर्सी में बैठ के कहा कि आप ऐसी हरकत ना फरमाइएगा वरना आप इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं भुगत सकेंगे। फिर अचकजई साहब की जुबान के अंदर मिठास आई और वो फिर पीछे को हटे। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जुबानी तौर पे अपना लिया है। अगर आप मेरी जाती ख्वाहिश पूछें तो ये नोटिफिकेशन एक लम्हे से पहले हो जाना चाहिए, प्रोग्राम खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैं ये तोक़ा भी करता हूं कि ये आइंदा 24 से 48 घंटे में, हद 72 घंटे में हो जाए। ठीक है। चले इसाराना साहब, रज़ी साहब आपसे मुख्तसर से मैंने कमेंट लेने हैं क्योंकि वक्त मेरे पास कम ही है। सर, एक नई पार्टी का ऐलान होने जा रहा है और अवाम राज तहरीक इसका नाम है, सुर्ख रंग का झंडा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर नामवर सहाफ़ी मैं कहूँगी, एंकर पर्सन अकरारुल हसन साहब। सर, वो सहाफत में आने का फैसला कर चुकी हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है राना साहब, उसमें आपको एक नई सियासी जमात की गुंजाइश किस हद तक जो है ना वो उसकी ज़रूरत महसूस होती है? और दूसरा ये भी कि पॉलिटिकल वेंचर साथ साथ फिर साथ सहाफत भी चलेगी, तो कामयाबी आपको किस हद तक नजर आती है किसी भी सियासी पार्टी या उसकी शख्सियत के हवाले से? इसके जमात के बनने के बाद, वैसे इन लोगों की सियासत में आमद के बाद वापडा और पुलिस वाले बहुत खुश हैं। वापडा और वापडा और पुलिस वाले कम पड़ती हैं। नहीं, वापडा और पुलिस वाले, क्योंकि अब उन्हें गालियां कम पड़ती हैं। उनकी रैंकिंग जरा नीचे आ गई है। तो दूसरा ये कि मैं आपने क्या नाम है इनका, इकरारुल हसन साहब जमात लेकिन ला रहे हैं सर, अवाम राज तहरीक। मैं उन्हें कहूँ जी मैं उन्हें कहूंगा कि उनको मैं चंद नाम दे रहा हूँ कि इनको भी अपनी जमात में शामिल करें। जैसे जवाद अहमद हैं, अच्छा। उन बेचारे, उनको भी 250-300 वोट पड़ते हैं। फिर रेहाम खान ने एक जमात बनाई थी, उनको भी ले लें, वो भी इधर उधर फिर रही हैं।
اور انجینئر محمد علی کو بھی شامل کریں اس میں, اچھا, تاکہ یہ پورا ایک کیا کہتے ہیں وہ بن جائے. اور یہ میرا خیال ہے اتنا طاقتور ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف, زرداری اور عمران خان تینوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. صحیح. لیکن ڈر مجھے یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعت آنے کے بعد جو ہمارے اقرار بھائی ہیں وہ انصاف پسند ہیں ویسے تو وہ, لیکن یہ کہ ان کو پھر اپنی پوری توجہ خانگی مسائل سے نکل کے سیاسی مسائل پہ دینی پڑے گی. ٹھیک. اور مجھے ان کا فون بھی آیا تھا 3 دن پہلے کہ آپ آئیں, آج ہم پریس کلب میں وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اتنا وزن میں نہیں اٹھا سکتا, اتنا بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ بسم اللہ کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک جماعت اور اس طرح کی آ جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی سیاست غریب بچے کے جسم کی طرح, جس پہ جتنے مرضی پھنسی پھوڑے آپ لے آئیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. رضی صاحب, آپ کو سیاست کے سفر کے بعد صحافت میں اقرار الحسن کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیا ہوگا اس نئی پارٹی کا فیوچر سر؟ دیکھیے, میں تو اس بات کے اوپر بڑا حیران ہوا ہے کہ میرے بھائی نے جو 3 نام لیے ہیں وہ انصاف گزیدہ نہیں بلکہ عمران گزیدہ ہے. تو اس لیے کوئی ایک آدھ ادھر ادھر سے بھی ڈال دیتے نام بھائی. بات یہ ہے جیسے کہ آپ وہ دے دیں, ہمیں نام دے دیں. میرے بھائی کا نام کیوں نہیں, رانا صاحب کا نام کیوں نہیں اس کے اندر, صف اول کے قائدین کے اندر. لیکن میں آپ سے عرض کروں, پاکستان کے اندر صحافیوں کی سیاست میں آنے کی تاریخ جو ہے وہ کافی پرانی ہے. پاکستان میں سیاست کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے, بہت پرانی نہیں ہے. مطلب بھٹو صاحب کے دور کے بعد ہی تو کہیں پہ کھل کے سیاست ہونا شروع ہوئی ہے اس ملک کے اندر. اس سے پہلے تو مارشل لا ہی چلتا رہا نا کہ ہمیں پاکستان سے لے کے. تو دیکھیے, مجھے یاد ہے, 1 منٹ مجھے دیجیے گا, میں نے ذاتی واقعہ سنا. 1988 کے اندر جب میں نے پہلا آرٹیکل لکھا اپنے اصلی نام سے, اس سے پہلے میں کلمی نام سے لکھتا تھا, تو میں نے اصلی نام سے لکھا, یہ نہیں کہا میں پاپا کی پری کے نام سے لکھا کرتا نہیں, تو میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس گیا وہ آرٹیکل لے کے. شامی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, انہوں نے بڑی شفقت کی, اس وقت ایک بگنر کو ٹائم دیا اور بیٹھ کے میرا پورا آرٹیکل پڑھا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تعریف کی, میری زبان کے اوپر گرفت کی, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلے نا یہ اپنی تعلیم ولیم کے سارے معاملات ختم کر لیں. میں نے کہا کیوں سر, وہ تعلیم اپنی جگہ پہ اور یہ لکھنا لکھانا اپنی جگہ پہ. انہوں نے کہا میاں صحافت جو ہے وہ سوتن برداشت نہیں کرتی. اچھا, یا آپ صحافت کیجئے یا سیاست کیجئے یا نہ کیجئے. وہ بات جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب نے فرمائی تھی, اور میں نے آج تک پلے سے باندھ کے رکھی ہوئی ہے کہ when you are a journalist you cannot do anything else. ٹھیک. تو اقرار الحسن بھائی, آپ ہمیں بہت پیارے ہیں, عزیز ہیں, لیکن آٹے دال کا بھاؤ اس دن پتا چلے گا جس دن ARY پہ آپ کا پروگرام ایئر نہیں ہوگا. تو آپ ذرا ARY کا پروگرام چھوڑیے, چلے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تو رامے صاحب کی طرح اور صدیقی صاحب کی طرح چھٹی لے لیجئے 1 سال کی اور آ جائیے میدان کے اندر, آپ کو پتا چل جائے گا. میرا مطلب ہے میڈیا کا ایلیویشن لے کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرتے رہنا اور پولیٹکس کا نعرہ لانا, دس از انفیئر. اس کو بچگانہ حرکت کہتے ہیں, اس کو 2 نمبری کہتے ہیں. اور ہماری قوم کا اجتماعی مزاج اتنا نہیں بگڑا کہ وہ 2 نمبر لوگوں کو ووٹ دینا شروع کرے یا پسند کرنا شروع کرے. چلیں رضی صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے. رانا صاحب نے تجاویز جو ہیں وہ سامنے رکھ دیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں. بہرحال اقرار الحسن صاحب, آپ کو مبارک ہو آپ کے پارٹی کے آغاز پر. لیٹس سی کہ مستقبل کیا ہوتا ہے آپ کی آنے والی جماعت کا. ایک بریک کے بعد, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پاکستانیوں کے لیے ایک خبر ہے, خبر بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. جس نے پرانے نوٹ سنبھال رکھے ہیں وہ جلدی سے اپنی بکسوں سے, تجوریوں سے باہر نکال لیں, کیونکہ گورنمنٹ نے نئے کرنسی نوٹ متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا. اب اس میں 100 کا, 500 کا, 1000 کا اور 5000 روپے کے نئے ڈیزائن والے نوٹ جو ہیں انہیں متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی تھریڈ اس میں استعمال کیا جائے گا بہتر طور پر. جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو جو ہے وہ ان نئے نوٹوں میں جگہ دی جائے گی. ماحولیاتی تبدیلی جیسے اہم معاشرتی موضوعات جو ہیں وہ بھی ان ڈیزائنز کا حصہ بنائے جائیں گے. اور کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر اب غور و خوض جو ہے اس کے لیے کابینہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ صرف اس کو
एक न्यू वेंचर के तौर पर, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोच रही होती है, सिर्फ उस सोच के साथ इस आइडिया को जो है वो टेबल किया गया है, या फिर नए करेंसी नोटों से काला धन बाहर लाए जाने के लिए जो है वो हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी गई है? साराना साहब, क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? मुझे बड़ी टेंशन हो गई है। मेरे तो जो अरबों रुपए उनको कैसे मैं शिपों में भर के लाके, शिपों में लाऊंगा, लाके उन्हें कैसे मैं ये नई करेंसी में कन्वर्ट करूंगा, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा। और 5-5 हज़ार नोटों की गड्डियां हैं जिन पे मेरे बच्चे छलांगे मारते होते हैं। तो ये तो एक मेरे लिए इशू बन गया। रजी को पता होगा कि किस तरह फिर इसको मैं मैनेज करूं, कि मैं इससे बाद में उनसे तो मैं बड़ी टेक्निकल बात करूंगी ना, क्योंकि माशाल्लाह फाइनेंस उनकी बीट है। जरा मैं एक आम आदमी की हैसियत से, एक जो राय आमा होती है ना, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जरा तज्जिया लेना चाह रही थी। जी, मैं वही बता रहा हूँ ना। देखिए, मुझे पैसे की टेंशन कभी हुई नहीं। अच्छा। होगा तो टेंशन होगी ना। तो मेरे लोग जाए टठे खूंचे 5,000 का नोट बनाए, 2,000 का बनाए, मेरे तो किस्मत में तनख्वाह के बाद हसरत ही रह जानी है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक जो क्रिप्टो बिजनेस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की एक फर्म है SCC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसके साथ मुआहदा किया डिजिटल अदायगियों का। और ये ट्रंप के खानदान की कंपनी है और ट्रंप के मेरा ख्याल दामाद की है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्रिप्टो करेंसी है और करप्ट लोगों की करेंसी है, ये दोनों मेरा ख्याल है बैक वक्त अब कुछ बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। तो बाकी रजी इस पे अच्छी बात कर लेंगे। मेरे तो इस टाइम बटवे में भी मेरा ख्याल है 345 रुपए, क्योंकि उबर वाले को देने के बाद इतने ही बचे मेरे पास। रजी साहब, क्या फ्यूचर है? ये सिर्फ एक हुकूमत जो है वो कॉस्मेटिक एक वेंचर है जिसको करने जा रही है, या नए करेंसी नोटों से जो है वो काला धन बाहर लाए जाने की स्ट्रेटेजी है? और जब ऐसा होता है तो रजी साहब इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आता है? मैं उसके बारे में अर्ज करता हूँ, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि वो ट्रंप का दामाद नहीं है वो साहब। अच्छा। वो जो ट्रंप ने एक कमेटी बना रखी है ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, उसको जो हेड कर रहे हैं ना, वो उसका बेटा है। अच्छा। तो पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वो जो नेगोशिएशन कमेटी है उसका बेटा हमारे पास था उस दिन जब ईरान के साथ ही हो रहा था, तो हम सफारती तौर पे कोई किरदार अदा कर रहे हैं। ये दुनिया कह रही है इस वक्त कि वो क्रिप्टो बेसिकली उसका बहाना नहीं था। उसका बहाना था कि वो उस बंदे का बेटा है जो अमेरिका की तरफ ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। अब आ जाइए इसके ऊपर। ये खबर 2019 से चलना शुरू हुई। जैसे इमरान खान साहब इक्तदार में आए तो उसके बाद ये खबर चलना शुरू हुई कि जनाब नए करेंसी नोट आ रहे हैं। अच्छा। हमारे जितने भी ज़राए हैं वजारत खजाना के अंदर, हमने उनसे पूछा तो पहली दफा तो उन्होंने नरमी से जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर दूसरी दफा पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें कहा भी है कोई बात नहीं। फिर जब हमारे यूट्यूबर्स ने फिर उसके ऊपर विलाग किए तो फिर मैंने पूछा, तो तलख हो गए मेरे साथ, बिटर हो गए। 2020-21 की बात है। उन्होंने कहा आपको कहा जो है, आपको क्यों नहीं है? अब जब मैंने ये खबर पढ़ी इज़हार आना, मैंने फिर पार्टी को फोन किया। पार्टी उसी जिम्मेदारी के ऊपर मौजूद है। मैंने कहा जी अब बताइए। कहते उन्होंने फिर ना शर्मिंदा हुए बगैर थोड़ी सी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि आपको तो जंग नजर आई है ना, मिसाइलों की, बमों की, F-17, JF-17 थंडर की। आपको यह नजर नहीं आया कि भारत ने कितनी जाली करेंसी जो है अपने मुल्क में छाप कर पाकिस्तान में इन की है, और वो मुस्तकबिल के अंदर हमारी मईशत को खराब करेगी, हमें डिस्टर्ब करेगी। और हम उस पर जितनी जल्दी हो स्कैनिंग लगा दें कि वो जाली करेंसी बाहर निकल जाए। उसका बेहतरीन हाल ये है कि हम सिक्योर नोट जो हैं वो रिप्लेस कर दें मौजूदा करेंसी से। एक तो इसका ये पहलू है। अच्छा, दूसरा पहलू उन्होंने कहा कि इस वक्त तक जो लोग हैं डॉलर की प्राइस, इशारा ना सुनिएगा, डॉलर की प्राइस इस वक्त पाकिस्तान में 240 रुपए होनी चाहिए और 270 रुपए 76-80 से नीचे नहीं आने दिया जा रहा। और उसकी वजह यह है कि लोगों ने बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो अपने बेड का जो फोम होता है ना उसके नीचे बिछा रखे हैं, वो डॉलर्स पे सोते हैं। आप उनका जुनून चेक करें।
तो उनसे डॉलर निकलवाने का भी बेहतरीन तरीका ये है, और जिनमें से बेचते उन्होंने कहा कि लुट चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो डॉलर अमेरिका ने डाले थे वो कुछ महीने के बाद स्याह होना शुरू हो जाते हैं और नाकाबिले कबूल होते हैं आलमी मंडी के लिए। उन्होंने कहा उनमें से बेशतर लोग लुट चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो फॉर्म उठा के नीचे से डॉलर चेक ही नहीं किए कि उनके साथ हाथ हो गया है। तो उनको भी जगाना मकसूद है, क्योंकि जब ये होगा तो वो पैसे यहां से मूव करना चाहेंगे, और जब वो पैसे मूव करना चाहेंगे तो सामने आएगा धन। बुनियादी तौर पे इसमें भारत के साथ टेंशन और ये काला धन निकलवाने वाले दोनों पहलू साइड बाय साइड है। ठीक है नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ओवरऑल डिस्कशन। वी जस्ट होप कि जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि काला धन जो है, जो भारतीय काला धन है, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बचाना है, इसमें हुकूमत और पाकिस्तान की जो मीशत है वो कामयाब ही होती हुई हमें नजर आए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मुझे रिजवान रज़ी साहब और इसारा राना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।